जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने मेरे राम का मुकुट भींग रहा है नामक निबंध लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह निबंध बहुत ही मज़ेदार है और आज हम लोग इसको बहुत ही सिंपल सी भाषाओं में समझने का प्रयास करेंगे। इस निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। और यह कैसा निबंध है, तो यह एक ललित निबंध संग्रह है। और इस निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। और एक खासियत और भी है, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि विद्यानिवास मिश्र जी के कुल कितने निबंध संग्रह है, तो इनके कुल 25 निबंध संग्रह है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि यही छोटे छोटे चीज़ जो है क्वेश्चन में, एग्ज़ाम के क्वेश्चन में अधिकतर पूछे जाते हैं कि मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, यह कैसा निबंध है, तो यह एक ललित निबंध संग्रह है। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है और विद्यानिवास मिश्र जी के कुल कितने निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो निबंध जो है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, तो इसमें जो है थोड़ी सी राम भगवान की जो है वनवास जाने की कथा को लिया गया है। क्यों लिया गया है ये भी मैं बताता हूँ। जब भगवान राम वनवास को जाते हैं तब माता कौशल्या अत्यंत चिंतित और परेशान होती है। वह सोचती हैं कि पता नहीं राम वन में कैसे रह रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। और वर्षा का समय जब आता है तो वो और भी चिंतित होती हैं। वो सोचती हैं कि राम भले ही भीगे लेकिन उनका मुकुट भीगना नहीं चाहिए। लक्ष्मण भले ही भीग जाए लेकिन उनका दुपट्टा भीगना नहीं चाहिए। सीता भले ही भीग जाए लेकिन उनका सिंदूर कभी नहीं भीगना चाहिए। वे माता कौशल्या इन सभी चीज़ों को लेकर ही जो है परेशान है। और इसी तरह की चिंता जो है आज के वर्तमान समय में आज के माता पिता को ठीक ऐसे ही चिंता होती है। और इस निबंध में यही पुरानी पीढ़ी की सोच और नई पीढ़ी की सोच में अंतर जो है, इन्हीं अंतर को दिखाने के लिए लेखक ने ऐसे निबंध की रचना की, निबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो इस निबंध में लेखक ने दो पीढ़ियों के विचारों और सोच में अंतर पर प्रकाश डाला है, यानी कि एक नई पीढ़ी की सोच, एक पुरानी पीढ़ी की सोच। तो चलिए अब इसकी कथा को हम लोग आरंभ करते हैं कि इस निबंध में क्या कथा दी गई है। तो हम पहले इसके पात्र बात कर लेते हैं। तो इसमें लेखक एक पात्र है, स्वयं इसमें लेखक ही पात्र है। और मेहमान लड़की कृष्णा जो दिल्ली से आई हुई है, और एक इनका पुत्र है चिरंजीवी, और एक इनकी पत्नी भी है, लिख देता हूँ। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि लेखक के घर पर एक मेहमान लड़की आई होती है जिसका नाम है कृष्णा, और उसे दिन एक जगह संगीत का कार्यक्रम हो रहा होता है। तो कृष्णा लेखक के बेटे चिरंजीवी को लेकर के संगीत सुनने जाने के लिए लेखक से अनुमति मांगती है। लेखक का तो मन नहीं था कि इन्हें जाने की अनुमति दे, क्योंकि शहर का वातावरण और यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी, व्यवस्था ठीक न थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो उन्हें जाने देने की अनुमति देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बच्चों का मन रखना था, इसीलिए उन्हें अनुमति दे देते हैं। तो कृष्णा चिरंजीवी के साथ चली जाती है, और लेखक देखते हैं कि 10 से अधिक हो चुका है समय, लेकिन फिर भी बच्चे वापस घर नहीं आए। अब उन्हें चिंता होने लगती है। उनकी पत्नी उन्हें तेज तीखे सामान देने शुरू कर देती है कि मैंने आपको तो कई बार मना किया कि ऐसे समय में भी अनजान लड़की को ऐसे अनजान शहर में इतनी देर रात छोड़ना तो नहीं चाहिए था। आज अभी कितना समय हो चुका है, बच्चे अभी तक घर नहीं आए हैं, पता नहीं बाहर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लोग कैसे होंगे, ठीक होंगे या नहीं होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के उनकी पत्नी क्रोधित होती है, लेकिन लेखक उन्हें समझा बुझा करके कहते हैं कि ठीक है जाओ, बच्चे गए हैं संगीत में, शायद उनका मन लग गया होगा, इसीलिए वो थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, उतनी चिंता की कोई बात नहीं है, तुम जा कर के आराम करो, बच्चे आ जाएंगे तो मैं वैसे ही तुम्हें खबर दे दूंगा। इसी तरह से पत्नी का गुस्सा शांत होता है, वो ऊपर जा कर के सो जाती है। लेकिन अब लेखक यहाँ पर अत्यधिक चिंतित है।
वो घड़ी के समय को बार बार देख रहे हैं कि रात के 12 बज गए हैं, बच्चे अभी तक नहीं आए। वह कुर्सी लेकर के बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। जब भी कोई आवाज़ आती बाहर से तो उन्हें लगता कि शायद बच्चे आ गए हैं। जब वो झांक कर देखते, ना तो गली में कोई गाड़ी वगैरह दिख रही है, ना कोई चलता फिरता आदमी। देख करके वो लगभग परेशान है और फिर जाकर के कुर्सी पर बैठ जाते हैं और इसी चिंताओं में वो खोए हुए ही रहते हैं। तभी उन्हें एक अपनी दादी नानी की कही हुई एक गीत याद आ जाती है। क्या गीत है? मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मेरी मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, ता राम घर लौटही। अच्छा, यह गीत दादी नानी कब गाया करती थी? दादी नानी तब गाया करती थी जब उनका बेटा काम करने के लिए गांव छोड़कर या फिर शहर छोड़कर के किसी अन्य जगह पर वो दूर जाते थे काम करने के लिए। तो ऐसे समय में वो ये गीत गाया करती थी कि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है, वो अत्यधिक अब दुखी होने वाली होंगी। तो उनके दूर जाने पर यह ऐसा गीत गाया करती थी और यही गीत आज उनके मन में याद आ रही है, लेखक के मन में। क्योंकि ये गीत दादी नानी गाया करती थी इसलिए क्योंकि उनसे उनका बेटा दूर चला गया है। अब उन्हें ये पता नहीं है कि उनका पुत्र कैसे खा पी रहा है, कैसे जी रहा है, पता नहीं ठीक से रह रहा है या नहीं, खा पी रहा है या नहीं। इन्हीं सभी चिंता को लेकर के उनके मन में ये गीत याद आती है और ये गीत उन बेटे के आने पर कहती थी कि पता नहीं कैसा वनवास मिला था मेरे बेटे को। तो जब यह बात उनकी दादी नानी लेखक के सामने कहती तो लेखक उस टाइम हंसते थे, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते थे। वह कहते थे कि अम्मा ये क्या है, मैं थोड़ी ना वहाँ कोई हमेशा के लिए बसने गया था, उतनी चिंता की बात नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ, दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लेखक उस समय अपनी दादी नानी की भावनाओं को नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज उनके ऊपर यह चीज़ बीत रही है। आज उन्हें वो अपनी दादी नानी की गीत उन्हें याद आ रही है कि मैं जब उस समय अपनी दादी नानी की गीतों को और उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज ये मेरे ऊपर बीत रही है, तो आज मुझे यह गीत याद आ रही है और अपनी दादी नानी के द्वारा कहे हुए वे बातें याद आ रही हैं। आज मेरे बच्चे मुझसे दूर हैं, आज उन्हें घर आने में अधिक समय हो रहा है, इसलिए आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है। यानी कि पहले जो दादी नानी की भी जो चिंता होती थी वो बिल्कुल ही सही थी। उस टाइम मैं उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। लेखक इन्हीं सभी चीज़ों में फंसे हुए हैं, यह सारी विचारें उनके अंदर चल रही है। धीरे धीरे रात का समय ढलता चला जाता है और भोर 4 बज जाते हैं। भोर का समय हो जाता है, 4 बज जाता है। तभी बच्चे धड़ल्ले से आते हैं और दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। लेखक उठते हैं और तुरंत जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं। जब वो अपने बच्चों को देखते हैं तो उनके ज़हन में जान आती है कि चलो बच्चे अब आ गए, और वो क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि क्या बात है, इतनी देर कैसे हो गई? तो कहते हैं नहीं, थोड़ा संगीत में मन लग गया था और बारिश हो रही थी तो हम लोग वहीं पर रुक गए थे, वापस घर आने की नहीं सोची। तो यह सुन के उन्हें और भी खुशी हुई क्योंकि चलो बच्चे भीगे नहीं हैं, वरना बीमार पड़ जाते। लेकिन उनके बच्चे आ जाने से तो उनके मन में सांत्वना है, लेकिन उनके अंदर, उनके मन में यह प्रश्न अभी भी चल रहा है कि पता नहीं राम अभी भी वन में वैसे ही भीग रहे होंगे या नहीं। हमारे बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन माता कौशल्या को तो आज भी यह चिंता सता रही होगी। चलिए अब इस निबंध के निष्कर्ष को देखते हैं, यानी कि निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी इस निबंध के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहते थे और क्या बताना चाहते थे इस निबंध के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पेज में जाकर के हम लोग देखते हैं। हाँ, निष्कर्ष सारांश के रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत निबंध में लेखक ने एक व्यक्तिगत प्रसंग के माध्यम से यह बताने का सफल प्रयास किया है कि प्रत्येक आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता नहीं समझ पाती, जबकि पिछली पीढ़ी अपनी संतान की संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है।
और इस निबंध में राम के वनवास जाने पर जो दुख, जो चिंता माता कौशल्या को हुई थी, और वैसी ही चिंता, वैसी ही परेशानी आज के वर्तमान समय में माता और पिता को भी होती है बच्चे के दूर जाने पर। तो यहाँ पर निबंधकार जी ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंतर को, सोच के अंतर को जो है समझाने का एक सफल प्रयास किया है। यहाँ पर वो यह समझाना चाहते हैं कि पहले के समय में जो माता को अपने बेटे के वनवास जाने पर या दूर जाने पर जो चिंता होती थी, ठीक वैसे ही आज के वर्तमान समय में बच्चे अगर दूर हो या किसी मुसीबत में पड़े या फिर कहीं गए हो और घर देर से आए, तो यहाँ पर भी माता कौशल्या की तरह माता पिता चिंतित होते हैं। उनके मन में भी कई सवाल उठते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के सोच पर प्रकाश डाला है। इन दोनों के सोच जो है, जो अंतर है इनके सोच पर, उन पर प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ कि ये निबंध आपको समझ में आया हो, और आज हम लोग इस निबंध को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया निबंध लेकर के आएंगे जिसमें उसकी समीक्षा की जाएगी और उसकी पूरी कहानी, पूरी कथा बताई जाएंगी वहाँ पर। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद।